ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। की टू सक्सेस की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक तथा यूजीसी और सेट एग्जाम के तहत जनरल पेपर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के अंदर आने वाला यूनिट नंबर 9 क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है नेट एस्पिरेंट्स के लिए। सो आज हम बात करने जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। उससे पहले हम ये बताना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूजीसी तथा सीएसआईआर आईसीआर नेट के तहत डिफरेंट सब्जेक्ट में कोचिंग कराई जाती है और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा यहाँ पे आपको गाइड किया जाता है, हेल्प भी की जाती है। तो टाइम को कम लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे जाते हैं। तो हम अगर बात करते हैं कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम जा रहे हैं तो पहले हमको अपने टॉपिक को पढ़ने से पहले उनको पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी है। पार्ट्स मतलब हमारा सिनॉप्सिस होना जरूरी है। सिनॉप्सिस से ये होता है कि हमको सिस्टमेटिक पोजीशन का पता चल जाता है, जिससे हम प्रॉपर उसमें अपनी एक रणनीति बैठा पाते हैं। तो हमने यहाँ पे सिनॉप्सिस इस तरह बनाया है। एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, मेथोडोलॉजीज क्या हो सकती है उसके प्रति, और ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट हम कैसे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके इफेक्ट, कहाँ पे इसके इफेक्ट पड़ते हैं और साथ ही साथ क्या इसके कंट्रोल हो सकते हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि जो जिस चीज की उत्पत्ति हो रही है तो उसका क्या करना है, हमको निदान भी करना जरूरी है। और कंक्लूजन बात करेंगे कि उसका सार क्या है और एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंस, सारे टॉपिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। चाहे आप एमएससी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, या आप साइंटिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, या आप पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हो, तो ये ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ वनडे एग्जाम के तहत सारे आने वाले एग्जाम में क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम आगे बात करेंगे कि क्लाइमेट को समझने से पहले हमको समझना जरूरी है पहले कि क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट में क्या डिफरेंट है एंड वेदर में क्या अंतर है। तो इन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम अगर हिंदी में इसको बोले जलवायु और मौसम, दोनों टर्म्स समझने के लिए अगर हमको लगता है आउटर टाइप में, हमको एक्सटर्नल हम चीजें को हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि क्लाइमेट एंड वेदर एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। हाँ जरूर एक ही सिक्के के दो पहलू है, परंतु दोनों में उतना ही अंतर है जितना एक पौधे और एक पेड़ में अंतर होता है। ठीक है, हम पहले बात करेंगे किसी की वेदर की। वेदर एक शॉर्ट टर्म में होने वाली एक एक्टिविटी है, यानी कि एक कम समय में होने वाली ऐसी परिस्थिति जो हमारे आसपास के इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे ये क्या होता है, वेदर क्या होगा आपका शॉर्ट टाइम होता है। वेदर शॉर्ट टर्म्स के लिए होगा, यानी बहुत कम समय के लिए होगा। यानी कि मॉर्निंग में अगर आपने देखा कि भाई यहाँ पे धूप थी और इवनिंग में क्या हो रहा है, यहाँ बारिश आ जा रही है, या आपका दोपहर टाइम में भी क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, रात को फिर से शाम को धूप आई, रात को फिर से क्या हो गया, बारिश आ गई। तो ऐसे चीजें, और हर दूसरे तीसरे दिन में जो वेदर में या मौसम में जो आसपास जो चेंज आ रहा है आसपास के परिस्थितियों में, ठीक है, तो वो सारी क्या होगी, आपकी वेदर आ गई। अब हम उसकी बात करेंगे लिमिटेड एरिया, यानी कि किसी एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में होगा, है ना, यानी कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, ये ग्लोबली लेवल में नहीं हो पाएगा। उसका कैन चेंज रैपिडली, ये क्या हो सकता है, बहुत ही जल्दी चेंज हो सकता है। इसकी जो इसमें बदलाव आता है वो बहुत जल्दी आ सकता है। ठीक है, बदलाव मतलब होता है कि अगर 2 दिन धूप थी तो 2 दिन बाद बारिश भी हो सकती है, या ह्यूमिडिटी टाइप का आपका एक टाइप का आसपास का इकोसिस्टम हो सकता है, जिसमें बादल हो, बारिश नहीं हो, ना धूप हो ना बारिश हो, ओनली बादल लगा हुआ है। और आपने जो छोटे मोटे को देखें बोले तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। और उसके बाद ये चेंज, ये इसको डिफिकल्ट होता है आपका प्रिडिक्शन करने में, यानी कि प्रिडिक्ट करना मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पहले से अनुमान करना कि मौसम कैसा होगा। इसको बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है। ओके, अब हम बात करेंगे किसके, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट क्या हुआ, क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म का क्या है, प्रोसेस है, यानी लंबे समय अंतराल तक चलने वाली एक प्रक्रिया है
जिसमें एक सीजन हो सकता है, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल का एक टाइम अंतराल हो सकता है। उसके साथ साथ क्या होगा, ये वाइल्ड एरिया में होगा, यानी कि ग्लोबली भी हो सकता है। ठीक है, मान के चलो ये हमारे ऑलमोस्ट एक स्टेट में भी पूरा हो सकता है। जियोग्राफिकल कंडीशन या जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, अब होगा एक सीजनल हो सकता है, सीजनल सीजन के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि गर्मी होती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ जा रही है, या ड्राउट ज्यादा हो रहा है, रेनफॉल में जो कमी आ रही है, रेन के पैटर्न में कमी हो जा रही है, चेंजेस आ जा रहे हैं, जो जो आपका वर्षण हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके पैटर्न में भी चेंजेस आ जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम अगर बात करें तो इसको मेजर, ठीक है, इसको मेजर किया जा सकता है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है। लॉन्ग टाइम मतलब कि ये 5-10 साल के लिए होगा, इसमें चेंजेस आते रहेंगे धीरे धीरे, रैपिडली चेंजेस नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि आपकी जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को क्या क्या जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम अबायोटिक फैक्टर की आप बात करते हैं। अबायोटिक फैक्टर, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशियनिक करंट, ओके, और ट्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो हमारा क्या होता है ट्रोपोलॉजी, अगर हम बात करें तो ट्रोपोलॉजी में आ गया आपका जो भी लैंड फॉर्म है, प्लेटू, माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेन्स, ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके साथ सोलर रेडिएशन भी करेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी, उससे क्या होगा कि सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी और वो टेम्परेचर अर्थ के सरफेस में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपका ग्लोबल का जो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा आपका, साथ साथ हम देखते हैं कि इवेपोरेशन भी आपका क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। जो वाष्पीकरण होता है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपका क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ऑर्बिटल वेरिएशन यानी हमारा जो अर्थ है, सोलर सिस्टम में जो हमारा कोई भी प्लेनेट एग्जिस्ट करता है, उसका एक निश्चित शेप रहता है। अगर हम अर्थ की यहाँ बात करते हैं तो अर्थ का शेप ना ही गोल होता है ना ही चपटा होता है, अर्थ का शेप होता है जियोइड। ओके, तो अब हम ऑर्बिटल यानी कि वो अपने ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, तो हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री क्या है, आपका ईस्टर्न पोर्शन पे टिल्ड है, यानी कि झुकी हुई है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो अपने ऑर्बिटल में टर्न कर रही है। ठीक है, टू टाइप्स वहां पे रोटेशन हो रहा है, उसमें एक आपके सन के अराउंड हो रहा है और एक अपनी पोजीशन पे ही हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है तो हमारा डे और नाइट हो रहा है, और सन के अराउंड क्या कर रहा है, पूरा उसके सराउंडिंग में रोटेशन कर रहा है, जिससे हमारे सीजन्स हो रहे हैं, गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, बरसात हो रही है, वो सारा चीज यहाँ पे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। लास्ट में हम वोल्केनिक एक्टिविटीज की बात करते हैं। ज्वालामुखी जो एक्टिविटी होती है वो भी कहीं ना कहीं इसको क्या कर सकती है, इफेक्ट करती हैं। वैसे ही हम अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, बायोटिक फैक्टर में क्या होगा, आपका ट्रांसपायरेशन हो सकता है, रेस्पायरेशन हो सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है और डाइजेशन हो सकता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि हमको क्लाइमेट का मेजर कब से किया। क्लाइमेट का मतलब, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है या ग्लोबल वार्मिंग का मेन मतलब ये होता है कि हमारे जो अर्थ का जो ग्लोबली जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। कैसे आता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले हम इसके बैकबोन या कि उसको सुधारने के लिए ह्यूमन बींग्स के द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न वर्षों में क्या क्या पहल की, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, उस पर हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कोल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे कंट्रीज बैठे कहां पे, रामसर में। रामसर कहां पे है, आपका ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, वेटलैंड्स का मतलब होता है आंध्र भूमि यानी नमी वाला क्षेत्र, उसके कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुई।
जिसको रामसन कन्वेंशन का नाम दिया गया 1971 में। 1971 के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने पर्यावरणीय मुद्दों पे बात की, चर्चा की, जिसके साथ साथ क्या हुआ, सारे देशों ने सहमति दर्ज की और 1972 में स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस बिठाई, जिसमें से हमारी उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही क्या हुआ, 6 मुद्दों पे बात हुआ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिनके बारे में हम आगे पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की एक पहली मीटिंग थी और इसी के साथ साथ क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम को रखा गया सबसे पहले। ठीक है, इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनईपी, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इन्वायरमेंट से रिलेटेड 6 मुद्दों को रखा गया, जिसमें हम बात करेंगे 3 क्या थे, लीगली बाइंडेड थे और 3 क्या थे, नॉन लीगली बाइंडेड थे। ठीक है, उन पे भी हम बात करेंगे। पहले हम यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। यह एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है केनिया, उसका शहर नैरोबी में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और साथ ही साथ 1983 में एक लेडी आती हैं, उनका नाम क्या था आपका, ग्रो हार्लेम बर्लैंड। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री थी और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, मदर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिए, मदर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में इनको यूएन का सेक्रेटरी बना गया, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में इन्होंने 1983 में बर्लैंड कमीशन का गठन किया। बर्लैंड कमीशन 1983 में गठन करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 में सबमिट की, जिसको क्या कहा गया, बर्लैंड कमीशन कहा गया। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा की गई कि किन किन प्रावधान, किन किन चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, किन किन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो कंजर्व कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक और विंग्स का निर्माण किया गया 1988 में, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट के थ्रू, इंटर पैनल मतलब होता है कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के सारे जो पैनल है उनको इंक्लूड किया गया उसमें, सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इसको 1998 में फॉर्मेट किया गया। किसकी हेल्प से किया गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी उत्पत्ति 1950 में हुई थी, 1950 में 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से हुआ, आपका यूएनईपी की हेल्प से और यूएन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, दोनों के, यानी कि जो जलवायु से रिलेटेड जो भी एक विंग होती है उसके थ्रू। अब जो आपका आईपीसीसी होता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मेन उद्देश्य है कि वो ग्लोबली सारे गवर्नमेंट बॉडीज को क्या करे, इन्फॉर्म करे, इसके प्रति अवेयर है। 2 मिनट सारे इंटर गवर्नमेंट्स को क्या करे, अवेयर करे और इन्वायरमेंट के प्रति क्या करे, जागरूक करे। तो उन्होंने यहाँ पे एक साइंटिफिक व्यू देने का कोशिश किया ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को, जो कोई भी कॉन्टिनेंट की कोई कंट्री हो। इसमें पार्टिसिपेट किया था 195 कंट्रीज इसके मेंबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें इंडिया भी इसका एक पार्टनर है या मेंबर है। अब उसके बाद 1992 में हमने देखा कि एक और समिट हुई, रियो समिट, या जिसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। इसमें 6 बॉडीज यानी 6 लेवल्स को प्रोड्यूस किया गया, फॉर्मेट किया गया, जिसमें से मैं पहले बता चुका हूं कि लीगली कितने थे, नॉन लीगली कितने थे। इसमें से 3 लीगली बाइंडेड थे और 3 नॉन लीगली बाइंडेड थे, जिसमें से यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कंपेयर डिजर्टिफिकेशन, यूएनएफसीसीडी और फिर यहाँ पे यूएनसीबीडी यानी यूनाइटेड नेशन कंपेयर, या यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, यानी बायोडायवर्सिटी को ऐसे हमको कंजर्व करके रखना है। यानी कि लीगली बाइंडेड का मतलब होता है कि ये जो तीनों जो टारगेट्स हैं, ये ऑलमोस्ट जो भी इसके मेंबर हैं उनको सबको क्या करना है, अचीव करना है, सबको अपने देश में इंप्लीमेंट करना है। और जो 3 नॉन लीगली बाइंडेड हैं, REF यानी रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये उनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक कंप्लीट कर सके। कोई टारगेट नहीं है,
बट स्वेच्छा है, बट उनको करना जरूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट को क्या करें, कंजर्व कर सके। इनके ऊपर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम साथ साथ अगर बात करते हैं कि बहुत सारे एजेंडे बनाए गए, ठीक है, इसमें से क्या हुआ, इन तीनों में से जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी जो है, इसका गठन किया गया 21 मार्च 1994 को। इसमें और इसके साथ साथ इसको हम क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ दो और थे, क्या, यूएनएफसीसीडी और यूएनसीबीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता को कैसे कंजर्व करना है। उसके बाद साथ साथ दूसरा था कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट एजिडिफिकेशन, यानी कि हम मरुस्थलीकरण जो हो रहा है उसको कैसे हम खत्म करें, कॉम्बैट करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लासेस कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं।